जी, यहाँ पे परमानेंट सिलेक्टिव फ्रेंडशिप स्टार्ट विद सेम जेंडर गैंग एज। यहाँ पे ये गैंग एज इसको कहते हैं, वो पहले वाला प्री गैंग एज था ना, तो ये वाला गैंग एज है। तो यहाँ पे फ्राइड कहता है कि इस उम्र में बच्चा जो है वो सेम एज के दोस्त बनाता है, सेम सेम जेंडर के दोस्त बनाता है, सिलेक्टिव हो जाता है। यानी वो ये पहले उसको नहीं पता कि मेरे पास लड़कियां बैठी हैं या लड़के बैठे हैं, लेकिन अभी उसको पता चल गया है कि मैं मेल हूँ बाकी फीमेल है, तो वो फिर मेल के साथ सेम जेंडर के साथ वो सिलेक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगला जो है, अगली जो स्टेज है वो है एडोलिसेंस। एडोलसेंस, ये एडोलसेंस जो है ये इसको जी स्टैनले हॉल कहता है कि ये एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां से लिया हुआ है कि व्हाट इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो वो एडोलसेंस, ये 11 से 17 साल की उम्र। यहाँ पे ये चाइल्डहुड का लास्ट स्टेज होता है, और ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के दरमियान एक ब्रिज है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें बच्चों को मैनेज करना होता है। अगर यहाँ पे मसला बन गया बच्चों की वो डेवलपमेंट में, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग होगा, उसके बड़े ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर बच्चों की तरबियत भी, टीचर पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी याद होती है कि अगर इस एज में बच्चे की तरबियत ठीक नहीं है, या वालदैन पे जिम्मेदारी है। अगर यहाँ पे आके बच्चे की तरबियत ठीक नहीं है, तो वो आगे उसकी पर्सनैलिटी में बड़े मसाइल बन जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी ठीक तरह से शेप नहीं होगी। इसलिए इसको मोस्ट सेंसिटिव पीरियड टू मैनेज कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ, स्पर्ट ग्रोथ इंक्रीजेज अगेन। अब देखें, पहले हर पीरियड में जो फिजिकल ग्रोथ है वो कम होती जा रही थी, हर आने वाले स्टेज में फिजिकल ग्रोथ कम होती जा रही थी। लेकिन जब एडोलेसेंस में आके एक बार फिर से फिजिकल ग्रोथ जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है। बेशक वो प्री नेटल पीरियड की तरह तो नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पे आके बच्चे के अंदर एकदम से तब्दीली आ जाती है, स्पर्ट ग्रोथ होती है, एकदम से तब्दीली यानी ग्रोथ वो बढ़ जाती है। जेंडर डिफरेंस अपीयर्स, यहाँ पे आके बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस पैदा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस, पबर्टी स्टार्ट्स, यानी बच्चे बलूगत में चले जाते हैं। मेल फीमेल को पता चल जाता है कि हम डिफरेंट हैं, और स्पीड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाईएस्ट। और यहाँ पे आके जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है, जो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी है, वो पीक पे होती है इस स्टेज में। अब देखें, ये सारी डोमेन्स वर्क कर रही हैं, लेकिन कहीं पे किसी एक डोमेन की स्पीड कम है, दूसरी डोमेन की स्पीड ज्यादा है। कहीं पे तीनों की एक जैसी चल रही, कहीं पे तीनों की ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे देखें, स्पीड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज हाईएस्ट इस पीरियड में, इस स्टेज में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो सबसे ज्यादा पीक पे है। यहाँ पे सोशलाइजेशन थ्रू पीयर्स ओनली एंड एवरी अदर इज अनइम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखें, इस स्टेज में बच्चे सबसे ज्यादा अहमियत अपने दोस्तों को देते हैं, बाकी कोई चीज उनके लिए अहमियत की अमल नहीं है, ना पेरेंट्स ना टीचर्स ना कोई चीज। यहाँ पे आके देखिए, आप बच्चों को रोकेंगे ना फलां बंदे से दोस्ती ना रखो, तो बच्चा जो है वो बागी होना शुरू हो जाएगा, ये मुझे दोस्ती से क्यों रोक रहे हैं। तो यहाँ पे आके बच्चे जो हैं उनका, उनकी कंपनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों बच्चों के पास ऐसे लोग बैठे जो मुनासिब हैं, जिनके साथ वो बच्चा कुछ अच्छा सीखता है। अगर उसकी बैड कंपनी का शिकार हो गया, तो वो आइंदा उम्र के लिए उसकी पर्सनैलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इमोशनल अपहीवल का पीरियड है, इमोशनल अपहीवल, यानी बच्चे का मूड चेंज हो जाता है, पल में माशा पल में तोला। क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है ना, वो बच्चे के अंदर ऐसी अजीबो गरीब तब्दीलियां पैदा करती हैं कि बच्चे को वो पता नहीं चलता, उसका मूड एकदम से अच्छा होता है, फिर एकदम से खराब हो जाता है। और ये इस तरह का, ये ये इस पीरियड की बात है। ये ये थे हमारे स्टेजेस। आप लोगों को अगर लगे कि लेक्चर ज़्यादा हो रहा है और हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने मुझे रोक देना है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी है। अब हम आगे बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। जी जी जी। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो प्री नेटल पीरियड है, ये प्याजे की थ्योरी में नहीं है। प्याजे की थ्योरी स्टार्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज से, यानी पैदाइश से लेके 2 साल तक।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। जो प्याजे की थ्योरी है वो सिर्फ डील करती है कॉग्निटिव एबिलिटी को, वो बाकी दोनों डोमेन को बहुत थोड़ा टच करती है। यानी वो फिजिकल डोमेन और सोशो इमोशनल डोमेन को बहुत थोड़ा टच करती है, वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी पर जोर देती है। ठीक है। दूसरा, उसकी प्री नेटल स्टेज नहीं है, उसकी स्टेजेस के नाम भी डिफरेंट है इससे। आप अगर फर्क करना चाहें, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये इनमें आपने ऐसा तो कोई नाम नहीं ना पढ़ा। हाँ, तो वो स्टेजेस उसके नाम भी डिफरेंट हैं। वो प्याजे की थ्योरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें हर स्टेज के नाम के अंदर ही उसकी सारी करेक्टरिस्टिक छुपी होती हैं। और वो बेसिकली कॉग्निशन। जी। इसमें किसी का specific नहीं है, ये सारे सबका जो समझ के मुश्तरका है। बिल्कुल आप कर लेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो आपके पास ऑप्शन है, तो फिर तो साफ ज़ाहिर है वो प्याजे की थ्योरी है। अगर आपसे कहा जाता है प्री नेटल स्टेज या इन्फेंसी, इन्फेंसी कहा जाता है, तो हाँ, एक तरह का क्वेश्चन मिक्स हो सकता है। यानी वो ये कह लें कि जो इन्फेंसी है वो प्याजे की कौन सी स्टेज स्टेज को कहते हैं। तो इन्फेंसी का मतलब, इन्फेंसी में आपकी स्टेज जो है वो, यानी पैदाइश से 2 साल तक, ये इन्फेंसी है ना, तो उसकी वो सेंसी मोटर स्टेज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि दो कॉजेज हैं डेवलपमेंट के, एक है हेरिडिटी और एक है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स। उसमें जीन्स के थ्रू जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, जैसे आंखों का रंग हो गया, हाइट हो गई, स्किन का रंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, शाइनेस हो गई, एक्सट्रोवर्ट, यानी एक बंदा खुला है, एक बंदा अपने अंदर रहने वाला है, एक बंदा खुली किताब की तरह, एक बंदा अपने अंदर ही रहता है, बाहर खुलता नहीं है, एक बुजदिल है, बहादुर है। ये सारी चीजें जो है ये आपको जीन्स के थ्रू कन्वर्ट होती हैं, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। तो ये जो है, ये सारी चीजें आती हैं हेरिडिटी में। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी फिक्स्ड है, स्टैटिक है, प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल कैसे? फिक्स्ड कैसे है कि एक वालिद भी वाइट है, माँ भी वाइट है, तो जो मोस्टली बच्चा है वो भी वाइट होगा, ये फिक्स है। अच्छा, यानी उनका कलर कलर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और स्टैटिक कैसे है? यानी इसमें लचक नहीं होती, जीन्स के अंदर लचक नहीं होती। ये ऐसे नहीं हो सकता कि जो जीन्स आपको ट्रांसफर हुए हैं वो आपको बहादुरी वाले जीन्स ट्रांसफर हुए हैं और आप कवर्ड हों, ऐसा नहीं हो सकता। जीन्स अगर आपको बहादुरी वाले, ब्रेवरी वाले आए हैं तो आप ब्रेव होंगे। उसके बाद प्रिडिक्टेबल कैसे है? प्रिडिक्टेबल ऐसे है कि जो हेरिडिटी है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो अफ्रीका में काले काला, माँ काली है, बाप काला है, उनका बच्चा काला होगा, ये आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। उन दोनों को देख के प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इनका बच्चा काला होगा। यानी ये प्रिडिक्टेबल है, ये चीज। अच्छा, इसमें ना ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी से एक ये इसराइल वालों ने यूजेनिक्स, यूजेनिक्स के बारे में अगर आप में से कोई बायोलॉजी वाला है तो उसको पता होगा यूजेनिक्स किसे कहते हैं। यूजेनिक्स इसराइल में ऐसा ऐसा होता है कि वो देखते हैं कि ज़हीन और सेहतमंद वालिद का इंतखाब करते हैं, सही ज़हीन और सेहतमंद वालदा का, लड़के और लड़की का इंतखाब करते हैं, उनकी वो शादी करवा देते हैं। उनमें से जो बच्चा पैदा होता है वो स्टेट की मलकियत होता है। स्टेट अगर तो बच्चा सेहतमंद है और कम ज़हीन है तो वो उसको सोल्जर बना देते हैं। अगर बच्चा सेहतमंद भी है और ज़हीन भी है, ज़्यादा ज़हीन है, तो उसको वो साइंटिस्ट बना देते हैं, और स्टार्ट से ही उसकी एजुकेशन साइंटिस्ट वाली होती है। सोल्जर की एजुकेशन स्टार्ट से ही सोल्जर वाली होती है। और यही वजह है कि आप देखें, जो दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इसराइल के हैं, पूरी दुनिया पे छाया हुआ है इसराइल, ये यूजीनिक्स को, हेरेडिटी को इस्तेमाल करके। यानी उन्होंने हेरेडिटी को इस्तेमाल किया। वालिद जो है वो ज़हीन है तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी ज़हीन होगा, वालदा ज़हीन है तो बच्चा ज़हीन होगा, दोनों सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद होगा। ये इस चीज़ को हेरेडिटी को लेके, यानी वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इनका बच्चा ऐसे होगा।
इसलिए हेरिडिटी जो है ये प्रिडिक्टेबल है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, दूसरा। जी जी, यहाँ यहूदी लोग हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अदर देन जेनेटिक इज इन्वायरमेंट। जो चीज हेरिडिटी नहीं है आपकी डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट में, वो है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी आपकी आपकी डेवलपमेंट करता है वो आपका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। इन्वायरमेंट जो है वो आप पर किसी किस्म का भी, कोई भी असर आप पर हो सकता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का आप पर अच्छा असर भी हो सकता है, बुरा असर भी हो सकता है। आप इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि एक बच्चा जो है वो अमीर घराने में पैदा होगा, एक बच्चा गरीब घराने में पैदा होगा। वहाँ उनके जो सोशल सेटअप है उनका, किसी का वो ऐसे अमीर है तो अमीर रहेगा, गरीब है तो गरीब रहेगा, क्योंकि सोशल सेटअप चेंज हो सकता है। बच्चा जो है उसको उसको कैसा माहौल मिलेगा, बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चे की कैसी लर्निंग होगी, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों मिलके, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिलके क्या करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट करते हैं। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मैचुरेशन एंड लर्निंग भी आप इनको कह सकते हैं। हेरेडिटी को मैचुरेशन कह सकते हैं, हेरेडिटी को एज कह सकते हैं। आप इन्वायरमेंट को वो कह सकते हैं लर्निंग, एक्सपीरियंस कह सकते हैं इन्वायरमेंट को। ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो तब जाके होती है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये आगे देखें, मैंने कुछ आप लोगों से पूछना है, ये आप लोगों ने अपने माइक खोल के मुझे बताना है। अब डेवलपमेंट, डी से मुराद है डेवलपमेंट, एच से मुराद है हेरेडिटी और ई से मुराद है इन्वायरमेंट। अच्छा, हेरेडिटी प्लस इन्वायरमेंट ये डेवलपमेंट होती है। हेरेडिटी माइनस इन्वायरमेंट ये डेवलपमेंट होती है। ये हेरेडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट ये डेवलपमेंट होती है। या हेरेडिटी डिवाइडेड बाय इन्वायरमेंट ये डेवलपमेंट होती है। आप इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जी, और कोई। जी नहीं, ये फर्स्ट वाला ठीक नहीं है। डेवलपमेंट जो है ये होता है रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, दोनों के इंटरेक्शन से। और इंटरेक्शन को जाहिर करता है क्रॉस। आप ये नहीं कह सकते कि हेरेडिटी और इन्वायरमेंट जो है ये दोनों इकट्ठे कर दें तो डेवलपमेंट हो जाएगी, नहीं। कहीं हेरेडिटी का असर ज्यादा होता है, कहीं इन्वायरमेंट का असर ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसके लिए हम क्रॉस लगाते हैं, इंटरेक्शन के लिए क्रॉस लगाते हैं। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। अच्छा, अब हेरेडिटी की बात करें। जो डेवलपमेंट है ये हेरेडिटी के थ्रू ज्यादा होती है या इन्वायरमेंट के थ्रू ज्यादा होती है, या दोनों के दरमियान 50-50 होती है, यानी 50 है हेरेडिटी होगी, 50 इन्वायरमेंट होगा। 40% हेरेडिटी होगी, 60% इन्वायरमेंट होगा। या 60% हेरेडिटी होगी और 40% इन्वायरमेंट होगा। ये भी आप मुझे बताएंगे कि कितना होना चाहिए। और 40% हेरेडिटी। जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया। आप ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेरेडिटी का इतना असर होगा, इन्वायरमेंट का इतना असर होगा। इसको बिल्कुल मेजर नहीं किया जा सकता कि इतने परसेंट हेरेडिटी होगी, इतने परसेंट इन्वायरमेंट होगा तो चाइल्ड डेवलपमेंट होगी। ये कहीं पे इन्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे हेरेडिटी ज़्यादा हो सकती है, हेरेडिटी का असर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, इसको हम बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते कि किसी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरेडिटी का कितना किरदार है, इन्वायरमेंट का कितना किरदार है, मैचुरेशन का कितना किरदार है, लर्निंग का कितना किरदार है। ये आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखें, थ्री फैक्टर्स आर देयर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रोल ऑफ हेरेडिटी और एनवायरनमेंट। हेरेडिटी या एनवायरनमेंट का डिक्रीज करने के लिए तीन फैक्टर होते हैं। स्टेज, कौन से यानी
मुख्तलिफ स्टेजेस पे कहीं पे हेरिडिटी का असर ज़्यादा होता है, कहीं पे इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा होता है। अब देखें, जो बच्चे के पहले 2 साल हैं उनमें हेरिडिटी का असर ज़्यादा होता है, जबकि जो उसके बाद वाले उम्र वाले स्टेजेस हैं उनमें इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा होता है। अच्छा, डोमेन का भी, जैसे फिजिकल डोमेन, बच्चे की फिजिकल डोमेन डेवलप हो रही है, कॉग्निटिव डोमेन डेवलप ज़्यादा डेवलप हो रही है, या सोशो इमोशनल डोमेन ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं कि 2 साल के अंदर वो इतनी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है कि वो 5 साल वाले बच्चों जैसा सोच रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो 5 साल जाके भी 2 साल वाले बच्चों जितना भी नहीं सोच सकते। यानी ये डिफरेंट चाइल्ड टू चाइल्ड भी वेरी करता है। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ना, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, इनको, इसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के असर को बढ़ा भी सकते हैं। ये 3 फैक्टर, यानी स्टेज, डोमेन और इंडिविजुअल। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इश्यूज, डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं इससे रिलेटेड। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, इसमें ये बड़ा रोल आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे प्याजे कहता है कि जो डेवलपमेंट है ये स्टेज में होती है, स्टेजेस में होती है, यानी डिसकंटिन्यूअस है, जबकि वेगोट्स्की कहता है कि डेवलपमेंट में कोई स्टेजेस नहीं होते, डेवलपमेंट एक लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको स्टेजेस में नहीं बांट सकते। ये नहीं कह सकते कि जो इन्फेंसी वाला बच्चा, 2 साल वाला बच्चा है, वो जो अगला बच्चा है उसकी तरह नहीं नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं वो लेट चाइल्डहुड वाले बच्चों से ज़्यादा अच्छा करते हैं, ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का बहुत इशू है, लेकिन ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात पे एग्री हैं कि जो डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। अब इसमें प्याजे, कोलबर्ग और एरिक्सन ये स्टेजेस में बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये स्टेजेस में होती है। प्याजे, कोलबर्ग और एरिक्सन, ये इनकी भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, लेकिन हम जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो उनको पहले पहले पढ़ेंगे। प्याजे, कोलबर्ग और एरिक्सन ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है ये स्टेजेस में होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। जो वेगोट्स्की है वो कहता है कि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस होती है, ये स्टेजेस में नहीं होती। कंटिन्यूअस का मतलब है कि स्टेजेस ना होना, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि स्टेजेस में होती है। अब दूसरा, नेचर वर्सेस नर्चर, ये वही वाला इशू जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। नेचर क्या है, आपकी हेरिडिटी जो आपको नेचर ने दी, जो आपके वालिदैन की तरफ से आ गई। नेचर वर्सेस नर्चर, नर्चर वो है जो आपको माहौल ने दिया, ये आगे मैंने हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट भी इसीलिए लिखा हुआ है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो नेचर है उसका असर ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं नर्चर का असर ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं हेरिडिटी का असर ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं इन्वायरमेंट का असर ज़्यादा है। उसके बाद अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर, अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले जो बच्चा बच्चा जैसे फ्राइड कहता है कि बच्चे के जो पहले 5 साल है उनके अंदर उसकी सारी पर्सनैलिटी बन जाती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जब एरिक्सन है वो तो बिल्कुल वो 60-65 साल से डेथ तक उसने वो वाले वहाँ तक स्टेजेस बताए हुए हैं, और वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अर्ली एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेटर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे वो अगर हमने इसको पढ़ा एरिक्सन की थ्योरी को, तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये जो केएफसी वाला बाबे की एक तस्वीर लगी होती है केएफसी रेस्टोरेंट में, उसको उसने तकरीबन 60 साल की उम्र के राउंड अबाउट 60 साल की उम्र में उसने काम शुरू किया था, उसको चिकन बनाना आता था, तो वो उससे चिकन बनाना उसने शुरू कर दिया, और फिर उसने उसको बेचना शुरू किया, और उसकी आगे पूरी दुनिया में वो चेन चल गई केएफसी की। तो यानी वो 60 साल में आके उसने शुरू किया और कामयाब हो गया, वो 60 साल की उम्र में भी जनरेटिव था। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले 5 साल में बंदे ने जो बनना है बन गया, या पहले पहले 15 साल में जो बंदे ने बनना था बन गया, पहले 20 साल में जो बनना था बन गया। बाज़ औक़ात जो लेटर एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा काउंट कर सकता है, अर्ली एक्सपीरियंस। हाँ, जैसे फ्राइड कहता है कि पहले 5 साल इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन कहता है कि जो लेटर एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी 2 जगह पे मैंने रिकॉर्डिंग की है, दो दो टुकड़ों में। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगी, ये व्हाट्सएप होती नहीं है। तो
आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, उससे आप लोग देख लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।